हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बेहद भारी पड़ गया। हालत ये है कि पिछले 24 घंटे से वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और बैकफुट पर आने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उन पर जबरदस्त हमलावर है। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना पोस्ट हटा लिया था। उन्होंने ये दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया। लेकिन बैकफुट पर आ चुकी सुप्रिया को कहीं से राहत नहीं मिली। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कंगना ने भी एक के बाद एक करके कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सुप्रिया को 2 बार घेरा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने बयान पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट और कंगना का जवाब इतना वायरल हो गया कि लोग इसे कंगना के उद्धव ठाकरे को दिए गए श्राप से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस कंगना ने अपने घर तोड़े जाने पर उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि जिस तरह उनका घर टूटा है उसी तरह उद्धव का घमंड भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब इसे इत्तेफाक कहे या सियासी घटनाक्रम, लेकिन कंगना ने अपना घर तोड़े जाने के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे को श्राप दिया था, उसके कुछ वक्त बाद ही उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो गए थे और घटना के बाद शिवसेना भी उनके हाथ से निकल गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये मीम बनाए जा रहे हैं कि अगला नंबर कांग्रेस का है। कंगना का श्राप किसे करेगा बर्बाद? सवाल है कि आखिर कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस प्रवक्ता कंगना पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करने पर उतारू हो गई? तो ये समझने के लिए आपको हिमाचल के मंडी में राजनीतिक समीकरण को समझना होगा, जो ये साफ कर देगा कि बीजेपी ने कंगना पर दांव क्यों खेला और कांग्रेस को कंगना को लेकर पेट में दर्द क्यों है। तो पहले इसे ऐसे समझिए, कंगना हिंदुत्व का युवा चेहरा है। वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंची। कंगना हिमाचल में राजपूत परिवार से आती हैं। कंगना अपने शहर में काफी लोकप्रिय हैं। कंगना युवाओं का रोल मॉडल मानी जाती हैं। मंडी सीट पर नतीजा बदलने की ताकत रखती हैं। बीजेपी को कंगना से मंडी में जीत की उम्मीद है। अभी कांग्रेस के खाते में है मंडी लोकसभा। जाहिर है कंगना पर बीजेपी के दांव के पीछे जीत का एक मजबूत समीकरण है, जिसे बीजेपी लंबे वक्त पहले ही भांप चुकी है और अब बीजेपी के हिमाचल में वही रणनीति कांग्रेस की बेचैनी का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, 28 मार्च की तारीख बेहद खास है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस होंगे।
आपको बता दें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। बड़ी खबर 98% काम हो चुका है अजीत पवार की तरफ से कहा गया, जिसने जहां चुनाव जीता उसका वहां दावा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 मार्च को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराष्ट्र में, जिसमें शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अजीत पवार का कहना है कि 98% काम पूरा हो चुका है, जिसने जहां चुनाव जीता उसका वहां पर दावा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 30 मार्च को मेरठ में पीएम की रैली होगी और रैली में मौजूद रहेंगे जयंत चौधरी। मेरठ से करेंगे लोकसभा चुनाव का आगाज। आपको बता दें कि रैली में मौजूद रहने वाले जयंत चौधरी, जो कि पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ करके, और इसके बाद 30 मार्च को मेरठ में ये पहली रैली होगी, ज्वाइंट रैली होने वाली है बीजेपी और साथ ही जयंत चौधरी की। मेरठ से यहाँ पर लोकसभा चुनाव का प्रचार का आगाज भी किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अब बात, इन्होंने एक बड़ा दावा किया है और कहा कि बिहार में सभी सीटें एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। उनका कहना है कि एनडीए की लहर है, बीजेपी की लहर है और परिवारवाद को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अभी भी परिवारवाद में उलझा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक कोई समीकरण तय नहीं हो पाया है। लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, अनाउंसमेंट हो गई है कि कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी तक उलझा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर के। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से बात की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने। क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। गिरिराज जी, आपको तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप चुनाव में, क्योंकि तीसरी बार लड़ना आसान नहीं होता है। आजकल के युग में एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत रहता है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को और बिहार की जनता भी नरेंद्र मोदी को चाहती है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जब है तो बिहार में फिर हम एक सीट नहीं जीत पाए थे। नीतीश कुमार उसको भी जीतने के हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि 40 का 40 सीट पर बीजेपी और जदयू और एनडीए का कब्जा हो, क्योंकि आप देखिए उनके पास क्या है, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन है और आपको बता दें इसी परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, लेकिन कुछ मांगों को भी रखा गया है। क्या कुछ पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भोजशाला का सच जल्द ही सामने आने वाला है। सरस्वती मंदिर है या मस्जिद, जल्द पता लगने वाला है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई की टीम आज 5वें दिन भी अपने अभियान में जुटी हुई है। भोजशाला में सर्वे का 4 दिनों का काम पूरा हो चुका है। इस बीच आज भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष की ओर से हनुमान चालीसा और पूजा पाठ की गई। भोजशाला पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। साथ ही महिला श्रद्धालु भी भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना है कि जैसे अयोध्या का सच सामने आया, वैसे ही भोजशाला का भी सच सामने आ जाएगा। सर्वे के आधार पर अयोध्या का निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आया है। इसी सर्वे के कारण काशी विश्वनाथ का निर्णय पक्ष में आया है। तो निश्चित यहाँ की जो साक्ष्य प्रकट स्थल पर है और जो गुप्त अंदर से होने सर्वे के बाद भी निकलने वाले, तो 7 को आज क्या सारे पक्षों के आधार पर जिस प्रकार निर्णय होगा हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं भोजशाला परिसर पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने भी मांग की, हमारा मंदिर हमें दे दिया जाए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सत्य है वो सामने आए। अगर हमारी माँ की हमारा मंदिर है तो हमको दे दिया जाए और यहाँ नमाज बंद कर दी जाए, और अगर उनका है तो उनको दे दो। सत्य के आधार पर फैसला चाहिए हमको, तो प्रूफ सामने है उसी के आधार पर फैसला चाहिए ना। हम नहीं चाहते किसी के साथ पक्षपात हो। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर 22 मार्च से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर
दिल्ली और भोपाल में एएसआई के अफसरों की टीम धार पहुंची। वहीं 5वें दिन भी सर्वे को लेकर सुबह करीब 7:15 बजे एएसआई की टीम भोजशाला परिसर में पहुंची। इस दौरान अफसरों के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। हिंदू पक्ष की ओर से आज शाम तक परिसर में पूजा जारी रहेगी, साथ ही सर्वे का काम भी जारी रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि एएसआई की टीम आज भोजशाला के पिछले हिस्से में सर्वे करेगी, जिससे हिंदू समाज के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं भोजशाला में सर्वे को लेकर मौके पर पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात की गई। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैदी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। जनहित याचिका में कस्टडी के दौरान आदेश को चुनौती दी गई है। कस्टडी के दौरान यहां आपको बताएं कि आदेश दिया गया था दिल्ली में किसी भी तरीके से जल की समस्या ना हो, और अब इसी बात को चुनौती